हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे अगत तंत्र का पॉइंट सेकेंड, जिसमें हम पढ़ रहे थे डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन। तो उसमें हमने पढ़ा था डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग इन लिविंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके अगत तंत्र की प्लेलिस्ट में ओपन करके वहाँ से वीडियो देख सकता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सेकंड पॉइंट में। ये सेकंड पॉइंट जो है हमारा, उसमें जो टॉपिक है वो हमारा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है ट्रीटमेंट का, कुछ जनरल प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। पॉइजन को कैसे हमको चिकित्सा करनी है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। तो ये हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ये हम आज पढ़ेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑन जनरल लाइंस इज गिवन इफ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द पॉइजन इज डॉट। जब हमें पॉइजन का स्पेसिफिक नेचर नहीं पता रहता कि कौन सा पॉइजन पर्सन ने इनहेल कर लिया या एडमिनिस्टर कर लिया बॉडी में, आइदर कि कोरोसिव है, एरिटेंट है, एस्फिजियंट्स है, कार्डियक है, न्यूरोटॉक्सिक है या मिसिलेनियस है। तो जब हम ये सारे पॉइजन्स के बारे में हमें नहीं पता, एग्जैक्ट पता नहीं रहता, तो हम एक जनरल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं पॉइजन के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बारे में इस वीडियो में या इस टॉपिक में हमें देखना है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम क्या रहेगा हमारे में। मतलब सबसे पहले हमारा एम क्या रहेगा, टू रिमूव द अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। जो भी पॉइजन जो है अनएब्जॉर्ब है, जो बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, जैसे कि अगर कुछ घंटे में या कुछ 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, जब क्या रहता है कि पॉइजन जो रहता है वो स्टोमक में पड़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उस समय हमें उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये पहला हमारा एम होना चाहिए कि टू रिमूव द अनएब्जॉर्ब पॉइजन। सेकंड ये रहेगा, जब पॉइजन एब्जॉर्ब हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। आइदर बाय जो ड्रग दे सकते हैं, एंटीडोट दे सकते हैं। अगर आपको पॉइजन का पता चल गया तो एंटीडोट दे देंगे, पार्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीडोट, फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट आता है उसमें। और एक्सक्रीशन करवा सकते हैं ड्रग्स के थ्रू ही, औषध के थ्रू। ठीक है, तो अगर एब्जॉर्ब हो चुका है तो ये 2 एम हमको ध्यान में रखना है। अनएब्जॉर्ब है तो सिंपल से उसको रिमूव करना है, और एब्जॉर्ब है तो उसको ट्रीटमेंट करना है और उसका एक्सक्रीशन करवाना है बॉडी से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या रहेगा हमारा, मेन जो स्टेप्स हैं वो इधर मैंने लिख दिया है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं पॉइजनिंग के केस में, पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के केस में, या कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले हम रिससिटेशन करवाएंगे अगर जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस है या उसका एयरवे, ब्रीथिंग या सर्कुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, जैसे मैंने अभी एम में बताया था। अगर पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो उस पॉइजन को हमको बॉडी से निकालना है जितना जल्दी हो सके। यूज़ ऑफ एंटीडोट का यूज़ करना है जब हमें पॉइजन हमें पता चल गया, आइदर बाई टेकिंग हिस्ट्री या फैमिली से या किसी पर्सन से जो उस समय उस प्लेस पे था,
जब उस पर्सन ने पॉइज़न लिया था या उसका कोई एविडेंस मिल गया जहाँ पे परचेस हुआ, या उसके रूम में या घर में ऐसा कुछ मिल गया, ड्रग की शीशी वगैरह मिल गई, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इसने ये पार्टिकुलर पॉइज़न खाया है, तो हमें ये एंटीडोट उसको देना है। तो चलिए आगे हम पार्टिकुलर एंटीडोट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइज़न, जो भी पॉइज़न एब्जॉर्ब हुआ है उसका एलिमिनेशन करवाना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में पॉइज़न के इफ़ेक्ट से, उस तो हमको सिम्टोमेटिक वाइज उसका ट्रीटमेंट करना है। जो भी लक्षण दिख रहे हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। फिर जनरल केयर आता है 6 पॉइंट, तो जनरल केयर पेशेंट का करेंगे। तो यही है हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 6 पॉइंट है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में, जब उसका एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन इसमें से कुछ भी वर्क सही से नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हमें सबसे पहले रिससिटेशन करवाना पड़ेगा। फिर अगर पॉइजन अनएब्जॉर्ब्ड है तो उसको निकालना है। अगर एब्जॉर्ब है तो एंटीडोट के माध्यम से उसको एलिमिनेशन करवाना है या ड्रग्स के माध्यम से। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और जनरल केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, अब देखते हैं रिससिटेशन या सपोर्टिव केयर। तो इसको आप ABCD से ध्यान रखिएगा कि रिससिटेशन ऐसे ही होता है। ये कॉमन वृत्त में भी आएगा। प्रेगनेंसी जब हो डिलीवरी जब होती है उस कंडीशन में भी इसका ही बात हुई थी। तो चलिए इसमें देखते हैं ABCD। तो सबसे पहले जो A है वो एयरवे मैनेजमेंट के लिए आया है। क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है अगर उसके माउथ में, नोज़ में कोई फ्रोथ है, फैन वगैरह है, तो उसको हमको क्लीन करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर एयरवे के लिए हमें बॉडी की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, तो उसको सुपाइन पोजीशन में लिटा के उसका हेड जो रहेगा वो टिल्ट पोजीशन में रहेगा और चिन जो रहेगी लिफ्ट रहेगी, मतलब उठी हुई रहेगी। तो चिन थोड़ा उठी हुई रहेगी और हेड नीचे की ओर रहेगा, बॉडी से थोड़ा नीचे, ताकि उसका जो एयरवे है वो मतलब सही से उसमें हवा जा सके उसके माउथ में, नोज़ में, ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड है सक्शन। सक्शन में क्या है, अगर उसका एयरवे, ट्रैकिया, माउथ या नोज़ ब्लॉक्ड हो चुका है बाई सलाइवेशन और फ्रोथ के कारण या सलाइवा के कारण, तो उसमें हमको सक्शन के द्वारा उसके एयरवे को क्लियर करना है। माउथ गैग। माउथ गैग क्या है कि प्लेस्ड इन बिटवीन द टीथ, तो जो दोनों ऊपर और नीचे के दांतों में जो फंसा के मुंह को खोले रखने के लिए जो इक्विपमेंट प्रयोग होता है उसे हम माउथ गैग बोलते हैं, ताकि उसका मुंह खुला रहे और एयरवे उसका बना रहे, मतलब वो सांस वगैरह ले सके, एयरवे प्रॉपर हो उसका। फोर्थ है इंडोट्रैकियल ट्यूब, या इसी को हम इंट्यूबेशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक पाइप होती है, ट्यूब होती है, जिसके कारण हम उसको इंट्यूबेशन करवाते हैं। और अगर लास्ट में अगर ये सारा काम नहीं कर रहा है तो ट्रैकियोस्टॉमी करते हैं। ठीक है, तो ट्रैकियोस्टॉमी लास्ट ऑप्शन है। तो इसे ये 4 पॉइंट याद रखना है एयरवे मैनेजमेंट में। सबसे पहले अगर उसका फ्रोथ वगैरह है, मुंह वगैरह कफ से भर गया है, तो उसको साफ़ करना है, हमको निकालना है। फिर उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, जहाँ पे उसका चिन लिफ्ट रहेगी और जो हेड रहेगा वो टिल्ट पोजीशन में रहेगा। सक्शन के थ्रू सलाइवा और फ्रोथ निकालना है अगर उसके ट्रैकिया वगैरह में है। माउथ गैग लगाना है उसका, ताकि उसका मुंह खुला रहे। और इंडोट्रैकियल ट्यूब का प्रयोग करना है, ताकि अगर ट्रैकिया में भी कोई प्रॉब्लम है या उस कंजेशन है तो उसका जो एयरवे प्रॉपर मैनेज हो सके या वहाँ से एयरवे क्लियर हो सके।
और लास्ट ऑप्शन रहता है, अगर ये सारा वर्क नहीं कर रहा है और वो पेशेंट जो है वो सांस के कारण अनकॉन्शियस या उसमें और कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो हम ट्रैकियोस्टोमी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप ध्यान में रखिएगा एयरवे मैनेजमेंट में। उसके बाद आते हैं हम ब्रीथिंग मैनेजमेंट में। तो ब्रीथिंग मैनेजमेंट में क्या करना है उसके, अगर वो फील्ड में है और वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो फील्ड में अगर वो है जहाँ पे आसपास हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन देना है। इन केस ऑफ हॉस्पिटल अगर आप पेशेंट को लेके पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे आप O2 मेंटेन, उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करिए 100% पे। मैनुअल वेंटिलेशन बाय अम्बू बैग के द्वारा उसका मैनुअल वेंटिलेशन करिए, और हार्ट लंग मशीन के द्वारा मैकेनिकल वेंटिलेशन, ताकि उसकी जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है वो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम उसके ठीक हो जाए और वो पेशेंट जो होता है वो रिकवर हो सके। सी है जो हमारा सर्कुलेशन, ABCD। तो यहाँ पे जो सी था सर्कुलेशन मैनेजमेंट। तो सर्कुलेशन में क्या है कि अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है, या इसी को हम कहते हैं हाइपोटेंशन की कंडीशन में पेशेंट है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में मतलब उसका जो फ्लूइड है बॉडी से वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो हमको IV फ्लूइड चलाना है। तो हम IV फ्लूइड दे सकते हैं, जैसे RL वगैरह है, सिंगल लैक्टेट वगैरह। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इन केस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हम यहाँ पे भी क्या होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कि बॉडी से फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो इसमें भी हम IV फ्लूइड चढ़ा सकते हैं और इंजेक्शन डोपामाइन ड्रिप दे सकते हैं, ताकि वो शॉक से उस वो उभर सके। हाइपरटेंशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैप्सूल निफेडेमिन और SL और इंजेक्शन NTG। तो ये सारा ड्रग्स वगैरह है, इसमें आपको ध्यान में नहीं रखना, कुछ कुछ बस नाम नाम याद कर लिए कि हाइपोटेंशन में या डिहाइड्रेशन में IV फ्लूइड चलाना है RL, हा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में IV फ्लूइड चलाना है और इंजेक्शन डोपामाइन। उसके बाद हाइपरटेंशन की कंडीशन में निफेडेमिन देना है ड्रग कैप्सूल या इंजेक्शन NTG। एसिस्टोल के कंडीशन में क्या करना है, कार्डियक स्टिमुलेशन बाय विग्रस थंब ओवर स्टर्नम डिप्रेसिंग द चेस्ट बाय 2.5 to 3 इंच। तो एसिस्टोल की कंडीशन में जब उसका हार्ट जो है वो बीट नहीं कर रहा है या एसिस्टोल की कंडीशन में है, तो उसमें हमको कार्डियक स्टिमुलेशन देना है। हमको जो स्टर्नम होती है हमारी, उसको 2.5 से 3 इंच उसको डिप्रेस करना है अपने दोनों थंब से, वहाँ पे थंब लगाना है और प्रेस करना है 2.5 से 3 इंच नीचे की ओर, ताकि जो हार्ट अगर रुक रुक गया है तो वो पंप करना या उसको स्टिमुलेशन मिल जाए और वो पंप करना शुरू हो जाए फिर से। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल शॉक ऑफ 300 to 360 जूल्स ओवर पेरिकार्डियल एरिया अंडर मॉनिटर। अगर ये क्या कहते हैं, थंब प्रेसिंग से डिप्रेशन से वो पेशेंट का हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, उसमें कोई स्टिमुलाई नहीं जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि पेशेंट को जब बेहोशी कंडीशन में रहता है या मरने के कगार पे रहता है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है उसको और वो जिंदा हो जाता है या फिर से अपना उसका हार्ट वर्क करने लगता है। फोर्थ है हमारा एट्रियल टैकीकार्डिया और फिब्रिलेशन। इसमें क्या है, तो इसमें जब हार्ट बीट बढ़ी रहती है, तो कैरोटिड साइनस मसाज ऑन साइड ऑफ नेक, तो हमको क्या करना है, नेक के साइड पे हमको कैरोटिड साइनस जो होता है वहाँ पे मसाज करना है, या IV हम वेरा वेरा अमिल दे सकते हैं जो कि कैल्शियम चैनल ब्रोकर है। ये सब आप ध्यान में नहीं रखिएगा, इतना
आपको नहीं याद रखना है, यही कुछ 4-5 पॉइंट याद रख लीजिएगा ऊपर का, वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में क्या है, आईवी ज़ाइलोकेन दे सकते हैं जो कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। डी हमारा लास्ट है इसमें, एबी रिससिटेशन में एबीसीडी का, तो ड्रग मैनेजमेंट है ये, जब पेशेंट इस एक्सेसिव सिक्रीशन या उसकी हार्ट बीट बिल्कुल लो हो गई है तो उसकी केस में हम एट्रोपिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं ताकि उसकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाए। और अगर हार्ट रिस्टार्ट करना है, मतलब हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम शांत हो गया है, इन उस केस में हम इंजेक्शन एड्रेनलिन दे सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि एड्रेनलिन देते हैं तो कार्डियक फिर से अपना वर्क, हार्ट अपना फिर से वर्क करने लगता है। डोपामाइन, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में डोपामाइन, जैसे अभी देखा रहा था ऊपर आपने, डोपामाइन इंजेक्शन लगाना है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, ठीक है। तो हमने देख लिया इसमें ड्रग मैनेजमेंट, सर्कुलेशन मैनेजमेंट, ब्रीथिंग मैनेजमेंट, एयरवे मैनेजमेंट। ये हमारा पहला पॉइंट था इसका, रिससिटेशन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन के बारे में देखेंगे, कैसे हमें अनएब्जॉर्ब पॉइजन को निकालना है शरीर के बाहर। तो रिससिटेशन में आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एबीसीडी के पे हमको करना है, पहले एयरवे, फिर ब्रीथिंग, फिर सर्कुलेशन और फिर ड्रग। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल लीजिएगा। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तब भी आप अपना सजेशन डाल सकते हैं, तो जितना पॉसिबल होगा मैं उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।